ईरान को सबसे बड़ी आर्थिक चोट। तेहरान के ऑयल रिजर्व पर हमला हुआ है और यह आईआरजीसी से जुड़ा हुआ ऑयल रिजर्व है जिस पर हमला किया गया। आग की लपटों में घिरा है ऑयल रिजर्व। ये देखिए आप तस्वीरें। देखिए, ऑयल रिजर्व में विस्फोट। ईरान को बार बार जो हमले हो रहे हैं उसके जरिए आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही ईरान की इकॉनमी बेहाल थी इस जंग के शुरू होने से पहले भी। अब तक जो हमले हुए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। शहरान ऑयल डिपो में हमले हुए हैं। इसके अलावा अगधा सी ऑयल वेयरहाउस है, यहां पर अटैक किए गए। तेहरान की रिफाइनरी पर अटैक हुआ। करज ऑयल डिपो पर हमले हुआ। आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो 10 दिन की मोहलत बढ़ा दी थी, युद्ध को पॉज कर दिया गया था, कहा गया था कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं होंगे, और हमले तो लगातार जारी हैं। हमले की वजह क्या है? सभी ऑयल रिजर्व आईआरजीसी से जुड़े हैं। इन्हीं से आईआरजीसी को फंड मिलता है। ऑयल सेना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और यही वजह है कि ताबड़तोड़ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं ईरान। बिल्कुल समीर, और देखिए आईआरजीसी को कमजोर करने की कोशिश है। बड़ी बात है, आप समझिए। शहरान ऑयल डिपो में 11 स्टोरेज टैंक्स हैं। करीब 260 मिलियन लीटर ऑयल रिजर्व यहां पर है। हर दिन 70 लाख लीटर ईंधन की जो सप्लाई है वो होती है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता वॉर जोन में मौजूद हैं, मनीष झा, वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मनीष, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इजराइल की तस्वीरें हम दिखा रहे थे जहां पर लोग अब सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। हमने देखा था गाजा पर जब अटैक होते थे तब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन इस बार क्या ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल समीर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए उस लोकेशन को भी दिखाना चाहता हूं जहां पर कुछ देर पहले जब ईरान के मिसाइल गिरे तो वहां पर क्या स्थिति बनी है जी। हम इस वक्त जेरूसलम के पास एक इलाका है बेतशेमेश से जुड़ा हुआ एस्थोल जहां पर मौजूद हैं, और यहां पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त मिसाइल आकर गिरी तो मिसाइल यहां आकर सीधे हिट की थी, डायरेक्ट हिट की थी, जिसकी वजह से यहां पर करीब 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है। और वो गड्ढा हम आपको दिखाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। उसके बाद इस पूरे इलाके में उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आप यहाँ देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं, हो सकता है कि ये गराज रहा होगा जहाँ पर कि दर्जनों की संख्या में गाड़ियाँ थी, वो सब यहाँ पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही में देखिए कि इस ट्रक की क्या हालत हो गई है, ट्रक के साथ जो गाड़ी है उसकी क्या हालत हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो कुछ मकान है, ये दरअसल पहाड़ी इलाका है। अब आप सोचिए कि इस पहाड़ी इलाके में अगर 20 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है तो किस तरह की यहाँ पर पोजीशन बनी है कि यहाँ देखिए कि ये जो घर है, ये घर किस तरह से छत विछत हो गया है, पूरी तरह से टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि इस घर की भी हालत क्या हो गई है। तो ये इस पोजीशन है बेतशेमेश के उस इलाके में जहाँ इससे पहले जब डायरेक्ट मिसाइल हिट की थी तो 10 या 11 लोग मारे गए थे और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे, और एक बार फिर इसी इलाके में आकर डायरेक्ट मिसाइल ने हिट की है। तो युद्ध का एक आलम ये चल रहा है, और इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को युद्ध में जो नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना ईरान से करें, इसकी तुलना आप गल्फ कंट्री से करें, तो जाहिर है कि यहाँ पर इंडिविजुअल जहाँ मिसाइल हिट करती है, क्योंकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 85 से 90% मिसाइलों को रोक ले रहे हैं, वहीं 10 से 15% मिसाइलें डायरेक्ट हिट करती है, और जब डायरेक्ट हिट करती है तो इस तरीके का आलम बनता है, इस तरह की तबाही होती है जो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं। तो जाहिर है कि इस युद्ध को कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है, तो इजराइल पर भी हो रहा है। इजराइल के लोग भी चाहते हैं कि युद्ध रुके, और इसलिए उसमें से कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिन तस्वीरों की बात आप कर रहे थे, जिस विरोध प्रदर्शन के बारे में आप बात कर रहे थे, तो दरअसल इजराइल ने अभी एक होम कमांड की तरफ से एक नियम बना रखा है कि कहीं पर सार्वजनिक जगह पर अभी 50 से 100 से अधिक ज़्यादा लोग नहीं जुटेंगे, क्योंकि कभी भी मिसाइलें आ सकती है, और अगर वो मिसाइलें
उसी जगह गिर गई तो ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है। तो पुलिस ने इसी वजह से उनको बल प्रयोग करके हटाया था। लेकिन जहाँ तक बात है कि देखिए, चूंकि इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और या फिर आप कह सकते हैं कि इजराइल भी ये बात कहता है कि जहाँ एक तरफ उसकी सरकार युद्ध में इंगेज है, वहीं पर वहाँ पर एक आबादी ऐसी भी है जो मानती है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और उसमें से कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ठीक उसी तरह जब गाजा के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त मांग की जा रही थी कि बातचीत के जरिए बंधकों की रिहाई हो, ना कि गाजा पर युद्ध हो। लेकिन तब क्या हुआ था? तब भी इजराइल की सरकार या इजराइल की सेना लगातार युद्ध जारी रखी थी। गाजा में 2 साल तक युद्ध रखा। लेकिन ठीक उसी वक्त तेल अवीव में हमने विरोध प्रदर्शन देखा, उसी तरीके का विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल। और अभी किस तरह से, क्योंकि आप इजराइल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जेरूशलम की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, और वहां पर भी हमलों को इजराइल रोक पाने में नाकाम रहा, और जो इस वक्त तबाही है वो आपने दिखाई है कैमरे पर लाइव। और कमांडर बिक्रमजीत सिंह सर भी हमारे साथ है। बिक्रमजीत सिंह सर, मैं जेडी वेंस की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर आपसे सवाल करना चाहूंगा। क्या इस बयान में आपको ऐसा लगता है या तो जो अमेरिका की टॉप लीडरशिप है वो सच्चाई को देखना समझना नहीं चाहती, या फिर गलत ब्रीफ किया जा रहा है? क्योंकि कल ही एक हमने खबर दिखाई कि ऐसे सिचुएशन रूम में शॉर्ट क्लिप्स दिखाई जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ताकि वो एंटरटेन हो पाए युद्ध को लेकर। शॉर्ट क्लिप्स नहीं करुणा जी, देखिए कुछ सवाल हैं जिनका पूरी तरह से जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये हमस ने जो इजराइल पे अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को, वो किस लिए किया था, इसका कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। पिछले साल बातचीत होते हुए भी जब अमेरिका ने बॉम्बिंग करी थी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे ईरान की, उसका भी कोई मतलब रीज़न नहीं है भाई। जब बातचीत हो रही थी तो आपने क्यों किया, और फिर आपने कहा कि जी हमने तो सब ऑब्लिटरेट कर दिया। लेकिन फिर से आपने इस साल अभी 28 फरवरी को फिर आपने मतलब एग्रेशन शुरू कर दिया इजराइल के साथ मिलके। इसका भी कोई मतलब जवाब नहीं है, ना किसी के समझ से परे है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अपने जैसे इंटरनल इश्यूज़ पॉलिटिकल लीडरशिप के मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा अक्टूबर 23 में नेतन्याहू साहब की पॉपुलैरिटी भी लो हो रही थी, सुनने में आ रहा था कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं। उसी प्रकार जैसे अभी अमेरिका में कुछ उनकी लीडरशिप पे आ रही थी, तो उसके थोड़ा डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, ध्यान हटाने के लिए जनता का उन्होंने जाके ये वॉर शुरू कर दी, जो कि पूरी दुनिया के लिए अब एक गले का फंदा बन चुकी है। तो ये बात थी। दूसरी बात जहाँ तक थी, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, जेडी वांस साहब ने कहा वी हैव अचीव्ड मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ, अब वो कह रहे हैं कि हम ईरान को इतना ज़्यादा उनकी क्षमता जो इतना ज़्यादा उनको हम नष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें 1-2 साल के बाद वो फिर सर उठा पाए। तो उसकी क्या हद होगी, कि क्या हद होगी, कि क्या आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही एक बंजर ज़मीन बन जाए, कि उनको अगला मतलब बिल्डिंग खड़े करने में भी 25 साल बन जाए? तो ये किस हद तक आप इसको बॉम्ब करेंगे, इसका तो कोई अंत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरी बात करुणा जी, जो आपने बात करी थी अभी, एम्फीबियस ऑपरेशन की बात हो रही थी कि यूएसएस त्रिपोली वहाँ आ गया है, जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डेक है बेसिकली। उधर फाइटर्स भी उससे लॉन्च हो सकते हैं, मेनली एम्फीबियस फोर्सेस के लिए है। बॉक्सर भी वहाँ आ गया है। आप इतनी तबाही मचाने का जो ये मतलब साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, उसका फ़ायदा किसको होना है? ये पॉज मुझे लगता है दिया गया था ये ईस्टर वगैरह को कंसीडर करते हुए। और वो भी ये तब हो रहा है जब तमाम एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाता है ईरान के अंदर, तो ये बड़ा आत्मघाती कदम होगा अमेरिका के लिए भी, अमेरिकी फोर्सेस के लिए भी। और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं तैयारियां तो हो रही हैं।